हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित एक टॉपिक आकलन और मूल्यांकन लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता और अनुभूति का मापन करना है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भी पक्ष के विषय में सूचना एकत्रित करना और उनका विश्लेषण व व्याख्या करना आकलन और मूल्यांकन कहलाता है। अब हम इसके उद्देश्य देखेंगे। बालकों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करता है। यह जानना कि बालकों ने कुशलताओं, योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है, उसकी जांच करता है। बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण और उसको दोषों को जानना इसका काम है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना, इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय के समस्त क्रियाओं का आकलन करना इसका उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन का महत्व क्या है। यह छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करता है, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक है, बच्चों को प्रगति में सहायक है, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है, बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है और शिक्षण विधियों के उचित चुनाव में सहायता करता है। अब हम देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। अधिगम का जब हम लगातार व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं तो उसे सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन में हम प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में तथ्य शामिल होने चाहिए। निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया में कितने अच्छे ढंग से ये पूर्ण हो रही है, ये NCERT में शामिल है। हम किसी भी बच्चे का शैक्षणिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र द्वारा कर सकते हैं। प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो उसमें हम प्रश्नों को ही आधार बनाते हैं। अब प्रश्नों के आधार क्या हैं या प्रकार क्या हैं? मुक्त अंत या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बंद अंत या सीमित उत्तर वाले प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त अंत या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्नों में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। हम हलों को अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। दूसरा है बंद अंत या सीमित उत्तर वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्नों में हमें अपने विचारों के प्रस्तुत करने की आवश्यकता या स्वतंत्रता नहीं होती। हमें प्रश्न के विकल्प में से एक को छांटना होता है, जैसे बहुविकल्प वाले प्रश्न यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, मिलान, मैच द कॉलम्स, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स या वर्गीकृत प्रश्न, व्यवस्थीकरण प्रश्न इत्यादि। बंद अंत को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम बोल सकते हैं। विकल्प, सत्य असत्य, मिलान, खालिस्तान, जैसा कि हमने अभी पीछे बताया, वर्गीकृत और व्यवस्थितकरण प्रश्न आदि ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के गुण। सबसे पहले है वैधता। जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है तो उन साधनों, जिन साधनों की वजह से हमने ये मूल्यांकन किया है, उन उपकरणों को वैध कहा जाता है। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का हेरफेर या चेंजेस उसमें ना हो, दोबारा से चेक होने पर भी अंक समान रहे हों।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय होते हैं जबकि निबंधात्मक प्रश्न विश्वसनीय नहीं होते। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। इसमें मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। उत्तरों के लिखित आधार पर यह मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षक की दृष्टि के आधार पर। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है, उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होती। चौथा है व्यापकता। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात गहराई में होता है। मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना आवश्यक है। पांचवा है उपयोगिता। अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है, वह व्यवहारिक होता है और शिक्षण एवं जीवन में उपयोग किया जा सकता है। छठा है विभेदीकरण। अंकन में बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय ये जान सकते हैं कि बच्चों ने अभिभूतियाँ या अभिवृत्तियों को, ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। यह पाठ के बीच बीच में किया जाता है। दूसरा है योगात्मक या संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है, या जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। हम देखेंगे मूल्यांकन की विधियां। सबसे पहली विधि है मनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि व्यक्ति की मानसिक और व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ एवं मानवकृत मापक होती है। दूसरी है साक्षात्कार विधि। इस विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचना को इकट्ठा करता है, और जैसे कि एक विक्रेता घर घर जाकर किसी एक विशिष्ट उत्पाद के लिए उसके संबंध में, उसकी उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। तीसरा है व्यक्तिक अध्ययन विधि। इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों और मनोसामाजिक व भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। चौथा है प्रेक्षण विधि। इस विधि में इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित व वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार किया जाता है। पांचवा है आत्म प्रतिवेदन विधि। इसमें व्यक्ति अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करते हैं। छठा है संचित अभिलेख पत्र। इसमें छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। यह संचित अभिलेख कहलाता है। जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना इत्यादि, यह सारा संचित अभिलेख पत्र विधि में आता है। सातवां है घटनावृत्त। इसमें स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी शामिल होता है, जो उनके व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। इसमें उन घटनाओं का कि किस छात्र ने क्या उपलब्धि हासिल की या उसकी क्या भूमिका रही, उस बात का विवरण बच्चों की भाषागत उपलब्धियों को मापने में सहायता करता है। आठवां है निर्धारण मापन विधि। इसमें बच्चों की योग्यताओं व उपलब्धियों को इस तरह जांचना पड़ता है कि वह किस तरह की हैं। इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापने का प्रयोग किया जाता है। उन्हें ग्रेड्स दी जाती हैं। इसे निर्धारण मापन विधि कहते हैं। और अंतिम है पोर्टफोलियो विधि। इसमें समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है, जो रोजमर्रा के कार्यों के द्वारा भी लिया जा सकता है या फिर शिक्षार्थी के कार्य के कुछ नमूनों के द्वारा भी किया जा सकता है।
आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।